हाँ जी प्यारे बच्चों, वेलकम। यूनिट 3 चैप्टर 5 लेक्चर 6B दोनों को एक साथ ही देखना है, 6A और 6B को, तो क्लैरिटी बढ़ेगी। और ये बच्चों थ्योरी है इस लेक्चर में भी, तो ध्यान से सुनिए। देखो बेटे, क्यूरीज लॉ में जो क्यूरी है वो तो आप समझ सकते हैं, साइंटिस्ट का नेम है। तो उन्होंने दो बातें देखी। किसके लिए? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। ध्यान रखना, क्यूरीज लॉ को सिर्फ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ही ओबे करते हैं। डाया भी इसे ओबे नहीं करते हैं, फेरो भी इसे ओबे नहीं करते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझो क्या है ये लॉ, इसको जानना चाहते हैं। तो अगर शॉर्ट में कहना चाहो तो आप कह सकते हैं काई एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। अगर एक नंबर में आए तो इतना कहना ही सफिशिएंट है। एक नंबर में भी बहुत बार पूछा जाता है। क्या है? मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट वर्ड क्यों यूज किया? टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, डिग्री सी में लोगे तो मेरी बात सही नहीं है। ठीक है, तो मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली, आगे बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर केल्विन में लेना है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब समझ रहे हो ना, केल्विन में लेना है ना बेटा। इसका मतलब यह है टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे बहुत सरल शब्दों में तो मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी कम हो जाती है। राइट, तो ये अगर एक नंबर में आए तो ऐसे ही लिख देना है। राइट, अब देखो बेटा, लेकिन कभी कभी ये 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स क्वेश्चन में, तो फिर थोड़ा डिटेल लिखना पड़ेगा। इतने से 2 नंबर नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा सा देखो, इसी को ऐसे लिखना, इसी चीज को लिखना है, लेकिन लिखने का ढंग थोड़ा सा चेंज करना है। देखो क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे अब। ठीक है, तो देखो भाई काईएम का फॉर्मूला याद है? पहले ये बताओ क्या होता है, बोलो। I/H। क्या होता है? I/H। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखेंगे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। नाम बोलो। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन of paramagnetic materials is directly proportional to magnetic intensity। इक्वेशन नंबर 1, चलो बोल के दिखाओ। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 2 सेंटेंस हो गए। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी हैव I is proportional to H/T। H को नीचे ले जाओ तो I/H is proportional to 1/T। अब I/H तो तुम जानते ही हो, काई एम हो गया, तो काई एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। पहले इस बात को ऐसे लिखना और फिर तो यही लाइन वापस लिख देना, बस ये स्टेप बढ़ा देना थोड़े से, तो ये 2 मार्क्स क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्यूरीज लॉ लिखना 1 मार्क में आए तो इतना ही सफिशिएंट है, यहां तक लिखो। 2 मार्क में आए तो ये भी लिखो और फिर यहां तक ये लाइन लिखो। ओके, कौन ओबे करता है क्यूरीज लॉ को? ओनली पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ओनली पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ओबेज क्यूरीज लॉ। ओनली paramagnetic materials obeys Curie's law। पहले बताओ, यहां तक भी क्लियर हो गया? अब बेटे पेपर में एक और इसका ना टेल क्वेश्चन पूछा जाता है। वो पूछते हैं क्यूरी टेम्परेचर बताओ। क्यूरीज लॉ नहीं, अंतर आ गया। देखो जरा नाम देखो, क्यूरीज टेम्परेचर क्या होता है, तो जरा ध्यान से देखेंगे।
मान लीजिए हमने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया, बहुत ध्यान से समझना, पैरा नहीं लिया है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया है और उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसके फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर में कमी आती चली जाएगी। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर में कमी आते आते एक स्थिति ऐसी आ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल जैसा बिहेव करना शुरू कर देगा, यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बदल जाएगा। तो वो टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जो एक आ गया ताकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बदल जाए, तो जिस टेम्परेचर पर यह घटना होगी फेरोमैग्नेट से पैरा में बदलने की, उसी टेम्परेचर को कहते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या है, शॉर्ट में कहें तो बताओ। क्यूरी टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर, बोलो, व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर हो गई बात? तो शॉर्ट में कहें तो एक लाइन में यह बात कह सकते हैं, तो क्यूरीज टेम्परेचर इज that temperature when ferromagnetic material starts behaving like a paramagnetic material। तो वो जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है जिस पर ये काम होगा, वो ट्रांजिशन टेम्परेचर ही क्यूरीज टेम्परेचर कहा जाएगा। स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। मेरा अंदाज ये भी क्लियर हो गया होगा। एक और टेल क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, उसका जवाब और समझ लो। पूछा ये जाता है कि डायामैग्नेटिक कैरेक्टर पर टेम्परेचर का असर क्यों नहीं पड़ता है। तो टेम्परेचर से टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने का प्रभाव डायामैग्नेटिक कैरेक्टर पर क्यों नहीं पड़ता है ना। तो वाई डायामैग्नेटिक कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। वाई डायामैग्नेटिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एक ये सवाल भी बेटे पूछा जाता है। अगर ये सवाल पूछा जाए तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एक बार समझो। मैंने तुम्हें बताया था डायामैग्नेटिक कैरेक्टर में वही एटम्स इस कैरेक्टर को शो करते हैं जिनके दोनों सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, आर पेयर्ड। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। If one is moving in, बोलो कैसे, one is moving in anti-clockwise direction, then other one is moving in clockwise direction। याद आ गया होगा सभी को, सब समझाया था ये। अब देखो बेटे, टेम्परेचर बढ़ाया तो इस पर भी डाइपोल मूवमेंट है, इस पर भी डाइपोल मूवमेंट है, तो दोनों का डाइपोल मूवमेंट इक्वल और अपोजिट है, इक्वल और अपोजिट है। तो आंसर नेट डाइपोल मूवमेंट कितना आता है, 0। याद आ रहा है या नहीं? अब देखो बेटा, टेम्परेचर बढ़ाया तो मान लो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक ही सा प्रभाव दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर होना है टेम्परेचर का। तो अगर एक की स्पीड बढ़ गई तो दूसरे की भी स्पीड बढ़ गई, तो इसका डाइपोल मूवमेंट बढ़ गया तो इसका भी डाइपोल मूवमेंट बढ़ गया। अब भी वो इक्वल है, अब भी वो अपोजिट है, तो आंसर अब भी कितना आएगा, 0। तो आप खुद सोचो कि टेम्परेचर का प्रभाव जो एक इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा वही दूसरे पर पड़ेगा। इस वजह से नेट प्रभाव दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, तो नेट इफेक्ट कुछ भी नहीं होने वाला है। इसी वजह से डायमैग्नेटिक कैरेक्टर पर टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने का असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जो असर एक इलेक्ट्रॉन पर पड़ता है वही असर दूसरे इलेक्ट्रॉन पर पड़ता है।
तो दोनों का डाइपोल मूवमेंट अभी भी इक्वल ही रहता है और अपोजिट ही रहता है, तो नेट डाइपोल मूवमेंट पहले भी जीरो था, अब भी जीरो रहता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने का कोई असर करेक्टर पर नहीं पड़ता है। ठीक है, इसी वजह से डायामैग्नेटिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। फेरो पर प्रभाव पड़ता है, फेरो का भी करेक्टर कम हो जाता है। पैरा पर भी प्रभाव पड़ता है, पैरा का भी करेक्टर कम हो जाता है। लेकिन पैरा और फेरो में से क्यूरीज लॉ को पैरा ही ओबे करते हैं, प्रभाव दोनों पे पड़ता है। लेकिन ये लॉ जो है स्ट्रिक्टली ओबे कौन करता है, काई एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। इस लॉ को सिर्फ पैरा ही ओबे करते हैं, फेरो इस लॉ को ओबे नहीं करता है। टेम्परेचर का इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन इस लॉ के अकॉर्डिंग उस इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और वो टेम्परेचर जहां फेरो का मैग्नेटिक करेक्टर कम होते होते पैरा जैसा हो जाए, तो उस ट्रांजिशन स्टेट पर जो टेम्परेचर होता है दैट इज कॉल्ड क्यूरीज टेम्परेचर। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सारी बात समझ में आ गई है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।